Hello friends, welcome to Study पाठशाला. Let's see what's there for us in today's newspaper. तो आज के अखबार में हमारा फोकस होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमने सक्सेसफुली अचीव किया है, इसके बाद क्या स्टेप है। मतलब ये तो हो गया, लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व नहीं हुई हैं। तो कैसे हमें आगे मूव फॉरवर्ड करना है। फिर जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के अंदर नॉमिनेटेड मेंबर्स को लेके एक इशू जो है वो इरप्ट हुआ है। इसको थोड़ा समझेंगे कि लीगल प्रोविजंस किस तरीके के हैं, इसको थोड़ा डिटेल में जानेंगे। देन इंडिया एशियान ट्रेड टॉक्स जो है ऑलरेडी चल रहे हैं, और एशियान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे समझेंगे। लायन कंजर्वेशन पे खास हमारा फोकस है, और इंडिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है इसके अंदर। अच्छा, हमने यहाँ पे जो है मल्टीपल PYQs भी यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, जो आपको अच्छा आइडिया देंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन कालेश्वरम प्रोजेक्ट अगेन इन न्यूज़, कंट्रोवर्सी के अंदर हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ जो है ज्योग्राफी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकालेंगे। एंड देन अर्मीनिया अजरबैजान का जो मुद्दा है, आई एम टॉकिंग अबाउट नागोर्नो काराबाख। ओके, सो इस पूरी कहानी को यहाँ पे समझा जाएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर सेशन। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो फ्रंट पेज न्यूज़ उठाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी प्रेज की है हमारे यहाँ पे कि इंडियन फोर्सेस ने बहुत अच्छा काम किया और पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया कुछ ही दिनों के अंदर। बिल्कुल ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि उनके जो एयर फोर्स है, मतलब इट वाज नॉट टेकिंग ऑफ, उनके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो टेक ऑफ नहीं कर रहे थे। क्लियर, क्योंकि डर था उनको। किसका डर? S-400 लगेगा और पाकिस्तानी प्लेन्स जो है वो गिर जाएंगे। तो जो 5 फाइटर जेट गिरे हैं पाकिस्तान की, 5 या 6, 2 तो बेसिकली हैंगर में पड़े पड़े ही जो है वो उड़ा दिए हमने। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया हमने। मतलब इतनी ज़बरदस्त एयर सुपरियोरिटी लेके चलना, तो ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझे थी, ये तो चलो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट आइडिया, जो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी आपने काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया है, और एक चीज़ यहाँ पे समझ में आई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने के क्या बेनिफिट हैं। क्लियर, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हो चुका है। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में हमारी फोर्सेस ने यहाँ पे काम किया है। लेकिन इन सब के बावजूद हमें जो है सर्विलेंस को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। और जो हमारे बाकी प्रोजेक्ट्स थे, जैसे हम ट्राई सर्विस थिएटर कमांड बना रहे हैं, तो ये ट्राई सर्विस थिएटर कमांड जिसके अंदर नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के ऑफिशियल्स जो हैं वो एक साथ आएंगे, इसके ऊपर अब हमें वर्कअप करना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर इम्पॉर्टेंट है। साथ में मॉडर्न वॉरफेयर को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर ड्रोन्स की काफ़ी जो है इम्पोर्टेंस बताई गई है। तो आप अनआर्म्ड व्हीकल्स, ड्रोन्स, इनके ऊपर जो है पूरा फोकस आपका होगा। ओके, अनमैन्ड व्हीकल्स एंड कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क आपको एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो मॉडर्नाइज हमें करनी है। तो इसके अलावा और क्या करना है, देखो इंटरनल सिक्योरिटी अब हमें फोकस करना है इसके ऊपर। सोशल रेजिलियंस डेवलप करनी है। क्यों ये करनी ज़रूरी है? क्योंकि एक मान लीजिए फेक वीडियो आता है, तो हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो यहाँ से वीक होना शुरू हो जाता है। हम किसी भी हालात में ये नहीं चाहते कि हमारा सोशल फैब्रिक बार बार वीक हो। मतलब हमारे पॉलिटिशियंस को भी यहाँ पे अच्छे से काम करना पड़ेगा, उनको भी बिहेव करना पड़ेगा कि ज़बरदस्ती हमें अपना रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें याद ना दिलाई जाएं। कहने का मतलब ये है कि डिवाइड ना क्रिएट किया जाए। ठीक है, तो ये हमें करना है। देन आप देखिए, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर, यू कैन से डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब अभी देखो रिसेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो आप देखिए फ्लड्स ने कितना नुकसान किया है हमारे यहाँ पे, और लैंडस्लाइड और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो बड़े लेवल पे इन चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करना है हमें। क्यों है? क्योंकि देखिए बॉर्डर एरियाज के अंदर एटलीस्ट पीपल शुड लिव, है ना। नहीं तो लोग क्या होगा, लोग वहां से पलायन शुरू कर देंगे। दे शुड मूव, दे शुड स्टार्ट, मीन्स दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दोज एरियाज। तो जो हमारे बॉर्डर विलेजेस हैं वो वहाँ पे रहेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी है हमें। अच्छा, डिप्लोमेटिक लिवरेज, ग्लोबल आउटरीच, इस पे कंटिन्यू रखना है। पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखना होगा आपको। इंटरनेशनल फोरम पे आपको एक्टिव होना है। और दूसरी बात देखो, यूएस जो पाकिस्तान के साथ क्लोजनेस दिखा रहा है, ये बात समझना है। और हमें जो है पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहना होगा, मतलब एक्सपोज करते रहना होगा। आपको एविडेंस देने हैं, डोजियर्स आप देते रहिए और काम करते रहिए। एंड अलोंग विद दिस डाइवर्सिफाई योर अलायंसेस, लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ जहां से भी आपको जो है सपोर्ट मिले, आपको एंगेज करना है, बीट यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका। सो दिस इज हाउ वी विल बी एक्सपोजिंग पाकिस्तान।
अब देखिए इसके अलावा आपको जो डेटरेंस है वो तो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब इसके अंदर मैं डेटरेंस का पॉइंट क्या बता रहा हूँ कि देखो इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक चीज बताई, उसने बताया कि देर इज दिस गैप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एबिलिटी वो बहुत ज़्यादा सुपीरियर थी। तो इंडिया को इस सुपीरियर पोस्चर को मेंटेन करके रखना होगा। क्लियर? क्योंकि उसका नुकसान क्या होता है, पाकिस्तान को कहीं पे भी ये नहीं लगना चाहिए कि पाकिस्तान के पास अपर हैंड है। अब मैं आपको एक और पॉइंट बता रहा हूँ, मान लीजिए आप फाइटर जेट्स की जो स्क्वाड्रंस होती हैं उसकी अगर हम बात करें तो इंडिया के पास जस्ट 29 स्क्वाड्रन रह गई हैं, और पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो दे हैव समवेयर अराउंड 25 स्क्वाड्रन। तो उन्होंने अपनी एयरफोर्स के ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च किया हुआ है, अच्छे अच्छे मतलब प्लेन्स उन्होंने ले रखे हैं। हमें जो है अब इसके बारे में सोचना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन है उसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। और देर इज दिस न्यूज़, एक बज़ ये भी है कि भी हम जो है शायद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर और रफेल लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो इंडियन एयरफोर्स ने बोला है कि देर इज़ अ नीड फॉर हैविंग रफेल्स, और ज़्यादा रफेल आप लेके आइए। हम वेट नहीं कर सकते कि हमारे तेजस जो फाइटर जेट है वो कब जाके हमें अवेलेबल होगा। वी आर नॉट इन अ पोजिशन, हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको आपको थोड़ा सा मतलब सीरियसनेस के साथ देखना है, क्योंकि हमारे पास अगर डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन है और टू फ्रंट वॉर का डर अक्सर बताया जाता है, तो अगर ये टू फ्रंट वॉर हुआ तो हम लोग जो है इतने प्लेन्स के साथ काम नहीं कर पाएंगे। जो हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, सैंक्शनड स्ट्रेंथ इज 42। अच्छा, इसके अंदर एक चीज देखिए कि प्लस में हमारे पास और क्या है। देखो वैसे तो कई लोग कहते हैं कि नेवी वाले जो फाइटर जेट्स हैं वो हम यूज करेंगे, है ना, हमने वही वही प्लेटफॉर्म्स लिए हुए हैं। जैसे रफेल के भी नेवल वर्जन ले लिए, मिग जो है उसके नेवल वर्जन है हमारे पास, मिग 29। तो कई लोग तो ये कहते हैं कि नेवी वाले फाइटर जेट्स इधर आप यूज करेंगे। पॉइंट इज दिस, अगर हमें ऑल साइड अटैक डील करना पड़े तो उस केस में तो आपके नेवी के फाइटर जेट्स भी जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो उस केस में हमें थोड़ा सा और सीरियस यहाँ पे रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज हम लेट ना हो जाए। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, आत्मनिर्भर भारत बनना है भाई, बिल्कुल आपका पूरा फोकस इसकी तरफ होना चाहिए जितना होगा। डोमेस्टिक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग पे आपका फोकस हो, साइबर डिफेंस पे आपका जो है अच्छी कमांड होनी चाहिए, है ना, इंडिजिनसली जो आप चीज़ों को डेवलप करें। एक बहुत ही पॉजिटिव जो है गवर्नमेंट का डिसीजन है कि 5th जनरेशन फाइटर जेट को हम इंडिया में ही खुद बनाने वाले हैं, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। अलॉन्ग विद दिस देर इज अ न्यूज़ कि भी सुखोई जो हमारे प्लेन्स हैं, सुखोई प्लेन्स को अपग्रेड किया जाएगा। तो ये क्यों करने की जरूरत पड़ी भाई, काफी शोर मच रहा था 5th जनरेशन फाइटर जेट पाकिस्तान को मिल गया है, तो हम थोड़ा मतलब वी आर नोन फॉर फ्रूगल अरेंजमेंट्स, हम दिमाग लगाएंगे और कम पैसे में बहुत बढ़िया काम कर लेंगे यहाँ पे। क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवर यू कैन से फ्यूचर चैलेंजेस। तो एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, आर्मी चीफ ने एक बात बोली है। तो उन्होंने कहा कि हमें रेडी रहना है कि एनी टाइम देर कैन बी ए वॉर लाइक सिचुएशन, कि फ्यूचर में वॉर होने ही वाला है। ठीक है, आप इस चीज़ को अंडरमाइन नहीं कर सकते एंड वी विल बी इन अ वेरी टाइट स्पॉट अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं करेंगे तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट बिग न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू द नॉमिनेशन इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों को समझेंगे। ओके, तो बात ऐसी चल रही है कि बिहार के डेप्यूटी सीएम ने के पास 2 वोटर आईडी, ये क्लेम किया जा रहा है। अब देखो ये कितनी बड़ी गड़बड़ चल रही है, जो भी ये फेक वोटर आईडीज हैं, सो वन हैज टू रिमूव दोज पर्टिकुलर थिंग्स। क्लियर? अब ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर, और मतलब इतने बड़े स्केल में जो डुप्लीकेसी है ना, जो डुप्लीकेट आप बोल सकते हो वोटर आईडीज बनाए गए हैं और वो वोट भी हुए हैं, तो अब तक वो तो हम पता नहीं लगा सकते कि किसने वोट दिया है किसने नहीं दिया है। बट पॉइंट ये है समझने वाला कि भाई ऐसा इतने बड़े स्केल में बन कैसे गया। तो वी हैव टू बी वेरी वॉचफुल केयरफुल ऑफ ऑल दीज डेवलपमेंट्स। ठीक, इलेक्शन कमीशन को अपनी जो है सैंक्टिटी खुद रिस्टोर करनी पड़ेगी। तो दिस इज द पॉइंट। अच्छा, अब देखिए, फोर्सेज एंगेज 2 ग्रुप्स ऑफ टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो टेररिज्म जैसी चीज से डील करने के लिए ना एक बात आपको समझनी है कि ये सिर्फ इंडिया डोमेस्टिकली एफर्ट करके नहीं कर सकता। तो आपको सबसे पहले तो इसके लिए ग्लोबल एफर्ट की जरूरत है। ठीक है, दैट इज वन पॉइंट, बिकॉज वी हैव टू स्टॉप टेरर फंडिंग। तो जब तक ये टेरर फंडिंग नहीं रुकेगी ना, ये सब चलता रहेगा, तो आपको सबसे पहले तो टेरर फंडिंग रोकनी है। प्लस आप इसके अलावा अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़बरदस्त बनाओ,
खासकर बॉर्डर एरियाज के अंदर, ताकि इन्फिल्ट्रेशन हो ही ना। ओके, सो दैट थिंग वी हैव टू एस्टेब्लिश। अदरवाइज मतलब अभी इसके अलावा और क्या करना है हमें, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क होता है उसको भी आपको सबसे पहले जो है कर्टेल करना पड़ेगा। तो सिर्फ जो बाहर से टेररिस्ट आ रहे हैं उनको मार के काम नहीं चलेगा, जो यहाँ पे लोकल सपोर्ट दे रहे हैं ना उनको भी आपको खत्म करना है। सो दैट हैज़ टू बी डन। अब देखिए यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये नॉमिनेटेड मेंबर का क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली बात है एलजी की पावर्स की, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनके पास ये पावर है कि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, कोर्ट ने एक डिटेल मांगी है कि क्या ये काम विद एंड विदाउट एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो कोर्ट ने जो डिटेल दी उसमें यही बताया गया कि जो एलजी हैं वो अपने मन से करेंगे विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्लियर। अब इसके लिए जो लीगल प्रोविजंस हैं वो क्या क्या किए गए हैं। तो 2019 के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था, जिसको 2023 में अमेंड भी किया, जिसने एलजी को पावर दी है कि वो 5 मेंबर्स नॉमिनेट करेंगे जे एंड के असेंबली के अंदर। ठीक है, वहां पे 5 मेंबर ये नॉमिनेट कर सकते हैं। कौन कौन होंगे? टू बेसिकली कश्मीरी माइग्रेंट्स, जिसमें से वुमेन होनी चाहिए एक, वन मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड टू वुमेन इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सीन यहाँ पे बताया गया है। अब पॉइंट इसके अंदर क्या है कि भाई पार्लियामेंट ने बिल्कुल चीज क्लियर की है कि एलजी इज द डिस्टिंक्ट अथॉरिटी, मतलब एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यहाँ पे काम नहीं करेगा। एलजी अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है यहाँ पे लगाएंगे, अपॉइंट करेंगे। सो बेसिकली उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं एलजी की, और वो एक स्टेचुटरी प्रोविजन के अंडर, मतलब एक कानून के तहत जो है ये एस्टेब्लिश किया गया है। तो अभी क्या है कि देखो, अभी 114 सीट्स बोली जाती हैं, उसके अंदर 5 अगर नॉमिनेट हो जाती हैं तो 119 सीट्स होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली टोटल स्ट्रेंथ है जे एंड के असेंबली की। वो उसमें नहीं पढ़ेंगे कि कितनी सीट्स जो है वो खाली छोड़नी पड़ती हैं। वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो एरिया पाकिस्तान के पास है ना, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है इंडिया के अंदर। क्लियर, मतलब वो हमारे पास अभी अंडर कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनकी सीटें खाली छोड़ रखी हैं, कभी भविष्य में वो इंडिया के साथ जुड़ेगा तो वहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने वहाँ पे वोट वगैरह करेंगे। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा, अब दिस इज समथिंग दैट वी हैव कवर्ड। अच्छा, अब इसके अंदर आपको जो पूरी डिटेल हमने बता दी है कि टोटल 119 तक जा सकती हैं अगर 5 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स एलजी ने कर दिए तो। क्लियर, दिस इज हाउ इट इज। अब बात करते हैं अगली खबर के ऊपर। तो अगली खबर आगे बढ़ेंगे। देखिए, इन द मीन टाइम कुछ खास नहीं है यहाँ पे, सो विल नॉट गेट इनटू दीज यू कैन से छोटा मोटा न्यूज़। सीधा बड़े न्यूज़ की बात करते हैं। सो बड़े न्यूज़ पे पहली चीज़ तो ये है कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेट टू ब्रीफ हाउस पैनल ऑन इंडिया यूएस रिलेशनशिप। ठीक है, तो अभी ये बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इंडिया यूएस के रिलेशन के अंदर। तो पहले मैं आपको बता दूं, 1949 के अंदर नेहरू जी हमारे, ओके, वो मिलते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रूमैन से। ठीक, तो मुलाकात बहुत अच्छी हुई, है ना। अब ट्रूमैन के को हमने ये बता दिया कि इंडिया जो है वो नॉन अलाइंड रहने वाला है, नैम रहने वाला है। तो जिससे यूएस वाज नॉट हैप्पी। ठीक है, वो चाहता था कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खेलें और हमारे साथ जो है इंडिया आ जाए, और यूएस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था, और पाकिस्तान की खुल के मदद शुरू हो जाती है यहाँ से। फिर 1962 की बात अगर आप देखें तो उस टाइम पे इंडिया चाइना वॉर हुआ। तो इंडिया चाइना वॉर के अंदर अब नेहरू जी लेटर लिखते हैं, और नेहरू ने लेटर लिखा कैनेडी को। ठीक है, और कैनेडी ने काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे जो है रिप्लाई दिया कि भाई ठीक है, यूएस वो जो है इंडिया को हेल्प करेगा, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। ओके, ये उनका आइडिया था। सिंपल सी चीज़ है भाई, चाइना के अंदर तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी ना, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने इंडिया को सपोर्ट किया। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया कि 1968-69 का जो टाइम था, उस टाइम पे इंदिरा गांधी बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है, इससे यूनाइटेड स्टेट्स बिल्कुल भी खुश नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि भाई ये तो मजाक है, वो तो ओपन मार्केट को सपोर्ट करते थे, इंडिया उल्टा जा रहा था, है ना। तो अगेन यूएस वाज नॉट हैप्पी। फिर 1971 वॉर में बेसिकली आप बोल सकते हो कि निक्सन राष्ट्रपति थे और उनके एडवाइजर थे किसिंजर। तो निक्सर और किसिंजर बेसिकली ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, खुल के सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा रहा खेल।
और इंडिया के अगेंस्ट चलती है कहानी 1974 के अंदर। फिर कहानी ये हुई कि इंडिया ने कर दिए ब्लास्ट, और इससे भी यूएस नाराज। ठीक, और यहाँ पे बनाया गया यूएस के इनिशिएटिव से न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, ताकि इंडिया को जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना दी जाए। अभी कहानी आगे चल रही थी 1998 के अंदर, हमने जो है फिर दोबारा पोखरण कर दिया। अब जब हमने पोखरण किया, अगेन यूएस नॉट हैप्पी विद दिस, है ना, वो नाराज हो गए, सैंक्शंस वगैरह लगाए हमारे ऊपर, ये कर रहा है इंडिया, वो कर रहा है। फिर आप देखिए बिल क्लिंटन आते हैं और बुश। तो बिल क्लिंटन और बुश के टाइम पे मेजर इंप्रूवमेंट हुई हमारे टाइज के बीच में। और इसके अंदर एक और भी कहानी है कि भाई 2001 के अंदर फिर अटैक भी तो हो गया था ना वहाँ पे। ओके, 2001 में 9/11 हुआ, तो यूएस को समझ में आ गया कि टेररिज्म के अगेंस्ट जो है लड़ना है तो इंडिया को साथ में रखना पड़ेगा। तो ये इम्प्रूवमेंट दिखी हमें, और हमने जो है 123 एग्रीमेंट जिसे बोला जाता है, जिसको हम सिविल न्यूक्लियर डील बोलते हैं। ठीक है, आपने जो है न्यूक्लियर डील स्ट्राइक की यहाँ पे, बढ़िया, दोनों देशों के बीच में रिलेशन अच्छा चल रहा है। फिर अगर हम ट्रंप को देखें, तो ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था, इन द फर्स्ट टेन्योर ही वाज प्रो इंडिया, अभी ही इज एंटी इंडिया। तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं इंडिया यूएस रिलेशन के अंदर। तो पूरा हिस्टोरिकल सीक्वेंस है जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो याद रखें कि अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, फिर हमारी सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी आने वाले टाइम के अंदर। बाय द टाइम हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट से चलना है। तो इंडिया एशियान के ऑफिशियल जो हैं वो ट्रेड एग्रीमेंट को लेके टॉक्स पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हम लोग जो है ना, इंडिया चाहता है कि रीनेगोशिएट करे ये, ठीक है, इस एग्रीमेंट को। क्यों भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि चाइना का सामान एशियन कंट्रीज के थ्रू इंडिया में डंप किया जाता है। कैसे डंप होता है? क्योंकि इंडिया और एशियन का है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फायदा उठा के ये बेसिकली चाइनीज कंपनीज क्या करती हैं, एक छोटा सा ऑफिस बनाती हैं अपना एशियन में, एशियन कंट्रीज में, और वहां से जो है सामान इंडिया में एक्सपोर्ट करती हैं, जिससे हमारे को काफी नुकसान होता है। तो अब जो है ये नेगोशिएशन चल रही है हमारी, वी आर होपफुल की चीजें ठीक हो जाएंगी टाइम पे, है ना। तो ये डिटेल आप थोड़ा समझेंगे। पहले तो एशियन कंट्रीज कौन से हैं, ये आइडिया होना चाहिए। लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रूनेई एंड इंडोनेशिया। तो ये हो गए एशियन कंट्रीज आपके। बहुत बढ़िया, इनके साथ हमारी इक्वेशन रहती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल डाटा आप बताओ। एक्सपोर्ट जो है $34 बिलियन का है, इम्पोर्ट $47 बिलियन का है। मतलब इंडिया थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे है। ठीक है, और इसको इम्प्रूव करना है हमें। अच्छा, इसके अंदर ना एक इंडिया जो है मेजर क्लॉज ऐड करना चाहता है, वो होता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्लॉज। ठीक, मतलब जो सामान वहां से आ रहा है ना, उसके ऊपर ये लगे कंट्री ऑफ ओरिजिन उस प्रोडक्ट का क्या है। तो अगर कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना है, तो इस केस में तो नो बेनिफिट विल बी गिवन टू दैट प्रोडक्ट, उसके ऊपर पूरी ड्यूटीज वगैरह लगेंगी फिर, है ना। तो ये चीज़ है। अभी प्रेजेंटली आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट इतना चल रहा है, ट्रेड डेफिसिट, मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा है, और इसको हमें जो है बिल्कुल ठीक करने की ज़रूरत है ना। सो दैट हैज़ टू बी डन। ओके, ये 2017-18 का डाटा है, ये आज का डाटा है। तो आपका ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, और बड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, नुकसान हो रहा है हमें यहाँ पे। तो इस चीज़ को आपको संभालना है, इसके लिए हम लोग नेगोशिएट वगैरह कर रहे हैं चीज़ें, है ना। तो एशियन कंट्रीज जो हैं, मतलब ये बेसिकली आरसीईपी का भी पार्ट है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो बेसिकली एक चीज बोली जाती है एशियान +6। ये 6 कंट्री वो हैं जिनका एशियान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा देख लो आप। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज दे आर अमंग फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ एशियान। तो वो एशियान +6 जो कंट्रीज है वो हैं। अच्छा, 6 कंट्रीज में इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ देम। ठीक, बट इंडिया मूव्ड आउट मूव्ड आउट ऑफ आरसीईपी। तो अभी आरसीईपी में कौन से कंट्रीज हैं? दैट इज एशियान +5। ठीक है ना, जो बाकी 5 बचे हुए। तो बाकी 5 बचे हुए कौन से हैं? चाइना इज देयर, ऑस्ट्रेलिया इज देयर। ठीक, इंडिया इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया भी है बिल्कुल मेंबर इसका, है ना। और अगर आप देखें इंडिया के अलावा, दैट इज साउथ कोरिया इज देयर, जापान इज देयर। वो इस ऑप्शन में तो यहाँ पे नजर जापान आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन के अंदर। ओके,
एंड न्यूजीलैंड इज देयर। तो ये सभी कंट्रीज हैं साथ में। तो न्यूजीलैंड तो यहाँ पे मतलब ऑप्शन में नहीं था इन चारों में, और कनाडा और यूएस इसका पार्ट नहीं है। तो आप देख लो, आंसर विल बी 1 3 4 5। सो 1 3 4 5 सी इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये बेसिकली वो कंट्रीज हैं जिनका इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। पांचवा बेसिकली न्यूजीलैंड रह गया, तो इंडिया तो आउट हो गया, है ना। तो ये पूरी सिस्टम आपको समझना है कि कौन है वो ASEAN+6। तो ASEAN+6 में एक तो इंडिया था, लेकिन इंडिया ने जो है इस RCEP नेगोशिएशन में पार्ट नहीं लिया, इसलिए RCEP वालों को बोला जाता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये, इनको बोला जाता है ASEAN+5। ठीक है। और हम क्यों RCEP की डिस्कशन से बाहर आ गए, वही रीजन सेम, एग्रीकल्चर। हम नहीं चाहते कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कोई भी छेड़छाड़ करे। तो दिस इज हाउ इट इज। यूएस के साथ भी तो यही हमारा डिसएग्रीमेंट हो रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम हियर। और एशियान को एस्टेब्लिश कैसे किया गया था, बैंकॉक डिक्लेरेशन से एशियान जो है इसे एस्टेब्लिश किया गया था। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नो अबाउट, ये पूरा पता होना चाहिए हमारे को। चलिए अब बात करते हैं लायन कंजर्वेशन के ऊपर। तो 891 लायंस आ गए हो गए हैं हमारे यहाँ पे, नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो अभी बात ऐसी है कि इंडिया के अंदर जो लायन है ये वाइल्ड में मिलते हैं। ठीक, गिर फॉरेस्ट के अंदर जो है हमने ये लाइन रखे हुए हैं। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, आपको समझना होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन 2017 प्रीलिम्स जो कह रहा है कि देयर वाज अ प्रपोजल टू ट्रांसलोकेट सम ऑफ द लायंस फ्रॉम गुजरात टू, कहाँ भेजने की बात चल रही थी, दैट इज कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। ठीक है। तो वेजिटेशन थोड़ा थोड़ा जो है वो मैच कर जाता है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ शेरों को भेज रहे थे। दिक्कत क्या होती है कि अभी जो लायन है ना उनका पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है, और आपको उनको रिलोकेट करना पड़ेगा। ये मस्ट है हमारे लिए, अदरवाइज उसके नुकसान भी होते हैं कि एक ही जगह अगर आपने सारी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज रखी हुई हैं तो फिर मतलब बीमारी वगैरह अगर कोई फैल गई तो वो बीमारी सभी हमारे लायंस को मार देगी। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते, इसीलिए जो है फ्रॉम दैट एंगल एज वेल दिस इज इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। तो हमें उनको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में ट्रांसलोकेट तो करना पड़ेगा। फिर आप आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, देखो 2019 का है। ये कह रहा है कि एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है। अभी ईरान में पहले मिलते थे, लेकिन प्रेजेंटली ईरान में जो है वो कैप्टिविटी में है, मतलब जू वगैरह में रखे हुए हैं, वाइल्ड में वहां पे भी नहीं मिल रहे हैं अभी। फिर सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नहीं भाई, ये डबल हम जो कैमल होता है इसको बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं आपको इसको। और ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट है हमारे अलावा भी, जो आप बोल सकते हो गोबी डेजर्ट और बाकी ऊपर की तरफ वहां पे भी मिलता है। ठीक है, सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, बाकी जगहों पे मिलता है। फिर है कि वन हॉर्न राइनोसेरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत जगहों पे मिलता है। ठीक, तो फ्रॉम दिस एंगल ओनली वन इज द राइट आंसर, ये सवाल किया गया है। अच्छा, पूरी कहानी बस यही है कि हमने जो है बहुत काम किया है। अच्छा, इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसके अंदर हम बाकी जानवरों को भी, बाकी जो बड़ी कैट्स हैं उनको भी बचाने की बात करते हैं। ठीक, फिर आप बात करते हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेके। ओके, तो ये प्रोजेक्ट हमारे जो हमारे लिए काम की चीज है वो ये है कि ये प्राणहिता और गोदावरी रिवर के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जो है इसे बनाना था। ठीक, आइडिया यही है कि कैनाल नेटवर्क बनाया जाएगा 1800 किलोमीटर्स का। अब उसको लेके क्या कंट्रोवर्सी हुई, करप्शन वगैरह हुआ, विल नॉट गेट इनटू दिस, लेकिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट गोदावरी रिवर पे बेस्ड है, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्राणहिता। ठीक है, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी। तो ये आपको याद रखना है इसमें। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं अर्मीनिया अजरबैजान की। तो देखो इनके बीच में लड़ाई हुई थी इस पार्ट को लेके, जिसको नागोर्नो कराबाख बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अर्मीनिया और अजरबैजान ये दोनों के दोनों ही एक्स यूएसएसआर स्टेट्स हैं, मतलब कभी ये साथ में यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। तो यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेशन हो गया जब, उसके बाद जो है ये डिस्प्यूट जो है इनके बीच में स्टार्ट हो गया। ठीक, डिस्प्यूट क्या है, ये छोटी सी पॉकेट है जिसके अंदर थोड़ी सी क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है। एज स्मॉल क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज देयर, अर्मीनिया जो है वो यहाँ पे क्लेम करता था कि ये मेरा हिस्सा है। ठीक, लेकिन आसपास आप देख रहे हो यहाँ पे अजरबैजान है। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ डिस्प्यूट, इन दोनों के बीच में गोलियां वोलियां चली, काफी नुकसान है ना, बॉम्बार्डमेंट वगैरह हुई, लड़ाई बेसिकली करके आ रहे थे ये। लेकिन अब जो है थोड़ा बहुत एग्रीमेंट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप काफी खुशी खुशी जो है इनको
उनके डिस्प्यूट को सेटल कर रहे हैं, बट यू नेवर नो, ये मुद्दा कभी भी एकदम से फ्लेयर अप हो सकता है। क्लियर? तो इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती, कभी भी जो है कुछ भी मुद्दा बन सकता है। सो दैट वाज द पॉइंट। अब देखते हैं उसके अलावा कुछ ऐसी अखबार की खबर कोई छूट तो नहीं गया। तो हमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं। ठीक। अच्छा, एक और बता दूं कि अभी हम जो है, इसरो हमारा 6500 kg की यूएस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और बहुत बढ़िया ये एक्सपीरियंस होने वाला है हमारे पास, है ना। इतनी हैवी सैटेलाइट शायद हमने पहले कभी लॉन्च नहीं की है। क्लियर? मतलब उस सैटेलाइट का फ़ायदा क्या है कि फ्यूचर के अंदर जो हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, तो हमारा आइडिया यही है कि 2040 तक इंडिया का खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो। तो उसके लिए आपको हैवी इक्विपमेंट वगैरह भेजना पड़ेगा, तो वो भेजना आना भी तो चाहिए। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, उसी को ही लेके जो है ये आर्टिकल है। नाउ अदर देन दिस मीन्स मेजर थिंग्स हैव बीन कवर्ड फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। चीज़ें जो हमारे एग्जाम सेंट्रिक पॉइंट से इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने कवर कर ली हैं। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडे। देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।